सदियों पुरानी बात है। एक द्वीप राष्ट्र था जिसका नाम जापान था। यह एक ऐसी धरती थी जो दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर विशाल समुद्र के बीच बसी थी। यहाँ की कहानियां योद्धाओं, सम्राटों और एक ऐसे समाज की थीं जिसने अपनी परंपरा को सदियों तक सीने से लगाए रखा। तो चलिए मैं आपको इसी जापान की गाथा सुनाता हूं। अध्याय 8। सम्राटों की भूमि और योद्धाओं का उदय। बहुत पहले जापान की धरती पर शक्तिशाली कुल राज करते थे और उन सब में सबसे ऊपर थे यामातो कुल के सम्राट। लोग उन्हें ईश्वर का वंशज मानते थे, लेकिन यह बात सिर्फ नाम की थी। असली ताकत धीरे धीरे उन योद्धाओं के पास जा रही थी जो तलवार और सम्मान की राह पर चलते थे। उन्हें सामुराई कहते थे। उनका जीवन अनुशासन, वफादारी और साहस के नियमों से बंधा था, जिसे बुशिडो कहा जाता था। समय के साथ इन समुराई योद्धाओं के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। ये दो शक्तिशाली कुलों ताइरा और मिनमोटो की लड़ाई थी। मिनमोटो कुल के नेता मिनमोटो नो योरितोमो ने विजय प्राप्त की और 1184 में उसने सम्राट को किनारे कर खुद को देश का शोगुन यानी सैन्य तानाशाह घोषित कर दिया। अब सम्राट तो सिर्फ एक नाम था, सारी शक्ति शोगुन की तलवार में समा गई थी। अध्याय 2। तलवारों का नृत्य और 3 महानेकीकरणकर्ता योरितोमो का शासन तो चला, लेकिन उसकी विरासत एक अस्थिर नींव पर खड़ी थी। कई शोगुन आए और गए और अंततः देश सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। यह वह समय था जिसे सेनगोकु जिदाई यानी युद्धरत राज्यों का काल कहते थे। हर दाइम्यो, सामंती स्वामी, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे दाइम्यो से लड़ रहा था। यह एक ऐसा दौर था जहां न कोई शांति थी, न कोई भरोसा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसी अराजकता के बीच 3 ऐसे सितारे उभरे जिन्होंने जापान की किस्मत बदल दी। पहला था ओडा नोबुनागा, एक क्रूर और निर्दयी योद्धा। वह जानते थे कि नए युग में सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों से बंदूकें खरीदी और अपने दुश्मनों को धूल चटा दी। उन्होंने जापान को एकजुट करने का सपना देखा, लेकिन उनके ही एक जनरल ने उन्हें धोखे से मार डाला। दूसरा था तोयोतोमी हिदेयोशी। नोबुनागा की मृत्यु के बाद उसने न सिर्फ अपने गुरु का बदला लिया, बल्कि नोबुनागा के काम को आगे बढ़ाया। वह एक चतुर रणनीतिकार था। उसने छल और बल दोनों से पूरे जापान को एक कर दिया। उसने किसानों से उनकी तलवारें छीन ली ताकि कोई और विद्रोह न कर सके, और एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। और तीसरा था टोकुगावा इयासु। यह व्यक्ति धैर्य और दूरदर्शिता का प्रतीक था। हिदेयोशी की मृत्यु के बाद उसने बड़ी चालाकी से अपने विरोधियों को हराया और सेकीगारा की निर्णायक लड़ाई जीतकर जापान का निर्विवाद शासक बन गया। उसने टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना की। अध्याय 3। बंद दरवाजे और एक नई दुनिया की दस्तक। टोकुगावा का शासन 250 सालों तक चला। यह एक ऐसा युग था जहां तलवारें म्यान में लौट आईं और शांति ने देश को गले लगा लिया। शोगुन ने जापान को दुनिया से बिल्कुल काट दिया। इस नीति को साकोकू यानी बंद देश कहते थे। जापानियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और विदेशियों के लिए भी दरवाजे लगभग बंद थे। इस अलगाव ने जापान को पश्चिमी दुनिया की क्रांति से दूर रखा, लेकिन इसने एक अनोखी और समृद्ध संस्कृति को जन्म दिया, जहां कला, साहित्य और थिएटर अपने चरम पर थे। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी। 19वीं सदी के मध्य में समुद्र के उस पार से एक अजनबी दस्तक आई। अमेरिकी नौसेना के कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने विशाल काले जहाजों के साथ जापान के तट पर आ धमके। उनके पास भाप से चलने वाले जहाज और भयानक तोपें थीं। जापानियों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। शोगुनेट को मजबूरी में अपने दरवाजे खोलने पड़े। अध्याय 4। राख से उठा एक नया राष्ट्र। काले जहाजों की दस्तक ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। लोगों को एहसास हुआ कि उनका पुराना जीवन अब खतरे में है। शोगुनेट की कमजोरी सबके सामने आ गई। गुस्से में आए समुराई सरदारों ने शोगुन के शासन को खत्म कर दिया और एक युवा दूरदर्शी सम्राट को फिर से सत्ता सौंपी। इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना, मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। यह जापान के लिए एक नया जन्म था। युवा सम्राट ने फैसला किया कि अगर पश्चिमी शक्तियों का सामना करना है तो उनकी तरह मजबूत बनना होगा। रातों रात सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को तोड़ दिया गया। समुराई योद्धाओं की तलवारें छीन ली गईं और एक आधुनिक सेना का गठन हुआ। जापान ने पश्चिमी देशों से विज्ञान, तकनीक, उद्योग और सैन्य शक्ति सीखी। उन्होंने अपने कारखानों में जहाज और मशीनें बनानी शुरू की।
कुछ ही सालों में यह छोटा सा देश एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बन गया। अध्याय 5 युद्ध और एक अद्भुत पुनर्जन्म शक्ति और महत्वाकांक्षा ने जापान को एक साम्राज्यवादी राह पर धकेल दिया। उसने चीन और कोरिया में अपना विस्तार किया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा हो गया। इस युद्ध का अंत जापान के लिए सबसे दुखद था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए, जिन्होंने दोनों शहरों को राख में बदल दिया। पूरा देश तबाह हो गया था। सड़कें, इमारतें, उद्योग सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जापान के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सम्राट के नेतृत्व में युद्ध को त्यागने और शांति की राह पर चलने का फैसला किया। जापान ने अपनी सेना को भंग कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लगा दी। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे दुनिया ने हैरत से देखा। कुछ ही दशकों में जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रोबोटिक्स जैसे उद्योगों में दुनिया का नेता बन गया। आज का जापान अपने प्राचीन मंदिरों की शांति और समुराई की बहादुरी को रोबोटिक्स और एनीमे की आधुनिकता के साथ जोड़कर चलता है। यह कहानी है एक ऐसे देश की जिसने राख से उठकर दुनिया को दिखाया कि कैसे हार के बाद भी सबसे ऊपर उठा जा सकता है। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के लचीलेपन और अदम्य इच्छा शक्ति की एक अद्भुत कहानी है।